इज इट विजिबल टू ऑल बेटा? यस और नो? इज इट विजिबल? ओके जी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन शॉर्ट लेक्चर, वन शॉर्ट वीडियो। इसी में आपको सारा जो चैप्टर जो हमने धीरे धीरे से किया, ठीक है, उसको हम ब्रीफ से पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें? फोर्स के बारे में पढ़ना है कि फोर्स क्या होती है, क्या क्या डिस्कस करेंगे आज हम फोर्स के बारे में, क्या होती है, इफेक्ट ऑफ फोर्स कौन से होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, मोमेंटम क्या होता है। क्लियर? ये सारा पढ़ेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो वन बाय वन आपको सब पता है। अगर मैं यहीं से करने लग जाऊं तो इसी पेज के ऊपर मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, है ना? इसी पेज के ऊपर मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। चलो जी, फर्स्ट है आपके पास फोर्स। फोर्स क्या होती है मेरे पास? अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है जी। जहां तो आप किसी बॉडी के ऊपर पुश करते हो ताकि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए, यहाँ पे आ जाए, या उसको पुल करते हो किसी चीज के साथ ताकि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है जी, और कहां पे आ जाए वो? इस पोजीशन के ऊपर। क्लियर जी? तो उसको बोलते हो आप फोर्स। अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसकी एसआई यूनिट होती है मेरे पास बेटा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसका सिंबल है बेटा एन। क्लियर है जी? ओके बेटा, ध्यान से सुनना बेटा सभी। जिन्होंने पिछली क्लासेस मिस की हैं वो इस में से आप सारा क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी, चलें आगे जी। आगे है मेरे पास, ये देखो, पुली के ऊपर आप पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, बॉल को फेंक रहे हो, तो वो फोर्स है। कैरम बोर्ड में जो खेलते हो आप, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तभी आपके पास वो, इसी तरह हैमर के साथ इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको पता है, क्वेश्चन आता है ये, आपको मैंने बताया हुआ है अच्छे से। कौन कौन से इफेक्ट हैं बेटा? 5 तरह के इफेक्ट हैं, इसी में बताऊंगा मैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स 5 तरह के इफेक्ट हैं। ठीक है जी। एक तो वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, और ए बॉडी वी कैन मूव द बॉडी। फर्स्ट वन, मूव द बॉडी। सेकंड पॉइंट, वी कैन स्टॉप द बॉडी। थर्ड जी, we can change the shape of the body, shape of the body। ठीक है जी, स्पीड आएगा पहले, है ना? पहले स्पीड लिखो, वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। और उसके बाद फोर्थ, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। SDS भूल गए कि याद है? डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। लास्ट बेटा, लास्ट है मेरे पास, we can change the shape of the body। ठीक है जी। SDS तो आपको याद ही है, SDS याद है ना सबको? और इसके आगे 2 पॉइंट और मैंने करवा दिए थे, वी कैन मूव द बॉडी, वी कैन स्टॉप द बॉडी। क्लियर है जी? पता है ना सबको? अगर क्वेश्चन आवे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो कर लोगे ना बेटा? अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो वी कैन स्टॉप द बॉडी, वी कैन
move the body, we can change the direction of the body, we can change the shape of the body। ठीक है जी, इसको रिवाइज करते हैं जब हम, तो क्या आएगा, a force can move, a force can move a stationary body, first one, force can stop the body, third one, we can change the speed of the body, fourth one, we can change the shape, direction of the body, and we can change the shape of the body। क्लियर है जी, क्लियर है बेटा सबको, यस और नो? क्लियर है जी? यस और नो बेटा? तो एस डी एस आपको याद रहेगा, एस डी एस आपको याद रहेगा, वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, एंड वी कैन चेंज द क्या, वी कैन चेंज द, बोलो बेटा बोलो, हो गया क्लियर बेटा सभी को? तो इसी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है मेरे पास बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स वो वाली फोर्स होती है जब आपके पास दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगे, यानी इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, यानी उनका सम जो होगा सभी फोर्सेस का वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो हम बोल देंगे कि द फोर्सेस आर टू बी बैलेंस्ड। तो किसी भी चीज को अगर आपने मूव करना है तो आपको क्या चाहिए, एक अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, नॉट अ बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है जी। तो जब भी कोई बॉडी मूव होती है, रेस्ट पे है, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लगती हैं, बैलेंस्ड फोर्स। जब भी कोई चीज मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लगती हैं बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके बेटा, क्लियर? तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ बैलेंस्ड फोर्स द बॉडी इज नॉट डिस्प्लेस्ड, दैट इज द बॉडी रिमेन स्टेशनरी। तो कौन सी फोर्सेस लगेगी उसके ऊपर, बैलेंस्ड फोर्स। जब बॉडी मूव कर रही है, when balanced force act on the body moving with constant velocity, they do not produce the acceleration। ठीक है जी। अगर बैलेंस फोर्स लग रही है तो वो वेलोसिटी के साथ होंगे तो होंगे, बट वो कांस्टेंट जाएंगे, एकदम से स्पीड उसकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते आप। अगर एकदम से स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज करनी है, चेंज लाने हैं, तो उसके ऊपर अनदर फोर्स लानी पड़ेगी, है ना। वही तो था इफेक्ट ऑफ फोर्स। दैट इज एग्जांपल, when rain drop falls from the cloud at greater height, the drop at first gain velocity due to the gravity of earth. After falling through some time, the stage called equilibrium occur when downward weight of the is balanced in the upthrust force such as upthrust। ये रहने दो बेटा, अभी ये नेक्स्ट पार्ट में समझोगे आप, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है, अपथर्स्ट क्या होता है। ठीक है जी, क्लियर बेटा? तो अनबैलेंस्ड फोर्स आपको पता है कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो एक फोर्स मेरे पास ज्यादा होगी, एक कम होगी। आपको मैंने ब्लॉक से अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अगर दोबारा देखना है तो क्या होगा इसमें, अगर मेरे पास कोई भी ब्लॉक रख दिया, अगर कोई भी ब्लॉक रख दिया, वो रोप पुलिंग वाला भी हमने एग्जांपल किया था कि ये वाला टेबल ही है, सपोज करो इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रही है मेरे पास 5 न्यूटन जी। ठीक है जी, इस साइड में फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर 5 न्यूटन, तो हिलेगा ये? बिल्कुल नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, यहीं पे रहेगा, रेस्ट में रहेगा।
अगर मैंने ये फोर्स लगा दी बेटा 8 न्यूटन इधर को, तो ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा ब्लॉक? इस वाली डायरेक्शन में। कितनी फोर्स से? नेट फोर्स से। कितनी फोर्स? वो अनबैलेंस्ड फोर्स कितनी होगी? 8 - 5 इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा? वो 3 न्यूटन फोर्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? यस और नो? ओके जी। उसके बाद न्यूटन के लॉ किए हमने। न्यूटन के 3 लॉ थे बेटा, 3 लॉ थे। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, हरी अप। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? हरी अप, आई नीड द आंसर सभी से। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी। सेकंड लॉ को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ, नहीं, क्या? लॉ ऑफ जहां एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ठीक है, ये थर्ड लॉ है हमारा। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा कि बॉडी उतनी टाइम आपके पास रेस्ट में रहेगी, या बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनटिल अनलेस वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट बॉडी। तब तक बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी और तब तक बॉडी चलती जाएगी यूनिफॉर्म पोजीशन से, तब तक उसके ऊपर, जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। क्लियर? ये था लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर जी? इसके बाद इसके फर्दर 3 स्टेप किए थे हमने कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता था सडनली, तो वी विल फील फॉरवर्ड जर्क। तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी एक, कि सीट बेल्ट का क्या काम है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है जी। और जब एकदम से स्पीड अप करते हो तो वी विल फील बैकवर्ड जर्क, तो पीछे वाले हेडरेस्ट बहुत जरूरी हैं। इज इट ओके बेटा? क्लियर है? ये थे न्यूटन के फर्स्ट लॉ। तो बॉडी एट रेस्ट, a body at rest will remain at rest, and a body in uniform motion will continue to be in uniform motion unless and until it is compelled, और compelled का मतलब होता है थोपना, है ना? It is compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion until unless we applied or it experienced any external force to change the state of rest or uniform motion. क्लियर है बेटा सबको फर्स्ट लॉ? क्लियर है बेटा सबको फर्स्ट लॉ? यस और नो? तो इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया प्रॉपर्टी है बॉडी की, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, ये रोकता है किसको? चेंज होने के। कौन सा चेंज होने को? इस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को। क्लियर जी? उसके बाद आ गया मेरे पास मोमेंटम। मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। तो आपको फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी P इज इक्वल टू एम वी की। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, और मोमेंटम इज द, बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये हमें बताती है कि मोशन की कितनी क्वांटिटी हो रही है। मोशन जो है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? इन द बॉडी, एंड इट डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। जितना मास बढ़ा किसी भी बॉडी का, उतना ही मोमेंटम ज्यादा। ठीक है जी। एक बात करें अगर हम टेनिस बॉल की, वो जेलोसी जो होती है, ठीक है जी, ऐसी, उसका वेट जो है, उसका मास जो है वो कम होगा। इफ अ क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल मूव इन सेम वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल इज मोर। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। इट्स मास इज लार्जर देन द टेनिस बॉल। इसी तरह मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी।
जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ही ज्यादा मेरे पास मोमेंटम। ठीक है जी। इफ द टू क्रिकेट बॉल, दोनों ही क्रिकेट बॉल ले ली आपके पास, तो मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी, देन द मोमेंटम ऑफ बॉल विद ग्रेटर वेलोसिटी पोसेस देयर मोर मोमेंटम। अगर दोनों का मास सेम है, इसका भी m इसका भी m, जिसकी वेलोसिटी हुई ज्यादा उसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, ज्यादा। जिसकी वेलोसिटी हुई कम उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो, p इज इक्वल टू mv फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास वेलोसिटी मतलब रेस्ट में है, v की वैल्यू जीरो है, तो उसमें मोमेंटम नहीं होगा, तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। हेंस इट्स मोमेंटम इज जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता बेटा, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना बात। तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है कब, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन। जब बॉडी रेस्ट में हुई तो v की वैल्यू जीरो होगी। तो v की वैल्यू जीरो होने के कारण किसी भी चीज को जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जीरो ही आता है। तो जीरो आया किसके इक्वल, मोमेंटम के इक्वल। तो मोमेंटम की वैल्यू भी क्या होगी मेरे पास, जीरो। बट एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम, बट जो भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, मतलब उसमें कुछ वेलोसिटी है, तो उसमें आपके पास मोमेंटम होगा ही होगा। फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज क्लियर टू बी नोटेड। मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, मास की क्या होती है बेटा, किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी टोटल क्या बन गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में मास को किस में लेते हैं हम, ग्राम में। इसको किस में लेते हैं वो आप, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो ये इसकी क्या है, यूनिट है, किसकी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, क्लियर जी। एनी डाउट बेटा किसी को। वेक्टर बेटा, वेक्टर वो होते हैं जिनकी आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसे बोल देते हो आप वेक्टर। जिसकी ओनली डायरेक्शन हो, सॉरी ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसको बोल देते हो आप स्केलर। ठीक है जी। उसके बाद और F इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला आया था मेरे पास, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, ये कहां से आया बेटा, ये आया बेटा न्यूटन सेकंड लॉ से। क्या कहा इसने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ। मैंने पहले भी बोला हुआ है, जहां पे भी वर्ड रेट आ गया फिजिक्स में उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ का मतलब टाइम हो गया, किसका रेट करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो ऊपर लिख लो चेंज इन मोमेंटम, ये किसके इक्वल है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के। अब चेंज बोला तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज बोला तो कोई फाइनल होगा मोमेंटम और इनिशियल होगा, डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है हमने। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा का मतलब चेंज होता है P बाई टी। तो फॉर्मूला लिख दो बेटा, मास सेम होगा दो ऑब्जेक्ट का, एम वी। ठीक है जी, माइनस एम यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां से m बाई टी एज इट इज, v माइनस यू आ गया बेटा। अब एक ही टर्म में निकालना है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहां से मैं टाइम को इधर ले गया, तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 80। अब ये वाली v माइनस यू की वैल्यू कहां पे पुट करूंगा मैं बेटा, इस इक्वेशन में। जब मैंने इस इक्वेशन में पुट की तो मेरे पास कितना आ गया, m कितना आया यहाँ पे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ए टी डिवाइडेड बाय टी, एक थी, टी से टी कैंसिल, तो बचा कितना मेरे पास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। तो इसको मैंने साइन को हटाने के लिए ले लिया, F इज इक्वल टू के एम ए, वेयर के की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन मेरे पास हैंस प्रूफ कौन सी, F इज इक्वल टू एम ए। उसके बाद कहते हैं अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा
कब लगेगी वो फोर्स? जब मेरे पास मास कितना होगा 1 kg और एक्सेलरेशन की भी कितना होगा 1 kg, तो मेरे पास फोर्स कितनी लगेगी उसके ऊपर? 1 न्यूटन। क्लियर है बेटा? क्लियर जी? आगे देखो जी। उसके बाद आ गया मेरे पास न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है मेरे पास? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या रहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। तो कोई भी मेरे पास बॉडी के ऊपर जब मैं एक्शन लगाऊंगा तो वो मुझे बदले में क्या देगी? रिएक्शन। ये ऑलवेज किस में होगा? दो बॉडीज के बीच में होगा। मतलब क्या हुआ? द स्टेटमेंट मींस दैट इन एवरी इंटरेक्शन देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। दो पेयर ऑफ फोर्सेस लगेंगी एक्टिंग ऑन द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ द फोर्सेस ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द फोर्सेस ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। जितनी एक ने फोर्स लगाई दूसरे के ऊपर, दूसरा भी उतनी ही फोर्स पहले के ऊपर लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी। क्लियर जी? एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेज होती हैं। द फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स होता है। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक बॉडी के ऊपर नहीं लगता, इसके लिए दो बॉडी चाहिए। एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। कई बॉडीज के ऊपर भी लग सकता है इकट्ठा। थ्रो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट उनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। क्लियर जी? इसकी एग्जांपल जो है, इसकी जो एग्जांपल है बेटा मेरे पास वो कौन सी है? अगर आपने बॉल फेंकी दीवार की तरफ वो वापस आ जाती है ना। अगर आप गन कर रहे हैं, रिकॉइल ऑफ गन, ये भी एक एग्जांपल है। और रॉकेट रिपल्शन प्रोपल्शन, वो भी एक एग्जांपल है। ठीक है, और वी आर एबल टू वॉक ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, हम जमीन के ऊपर एक्शन किया, बदले में उन्होंने हमें जमीन ने हमें क्या दिया? रिएक्शन दिया, और वी आर एबल टू वॉक। ठीक है, पानी की बात करें अगर किश्ती में, तो ये भी एक्शन एंड रिएक्शन है। क्लियर बेटा? उसके बाद आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या था कि कंजर्व रहेगा मोमेंटम मेरे पास इनिशियल एंड फाइनल। कोलिजन होने से पहले भी और कोलिजन होने के बाद भी मोमेंटम जो था मेरे पास सेम रहेगा। अगर गाड़ी पीछे से टकराई तो पहले उसकी वेलोसिटी तेज थी, अब आफ्टर कोलिजन पहले वाले की वेलोसिटी तेज हो जाएगी। तो ये हमने फॉर्मूला किया था एक अच्छे से। ठीक है, ये वाला सारा डेरिवेशन तो आपने ये आई थिंक सो नोटबुक के ऊपर उतार लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। मैंने आपको बोला भी था कि ये आपने जो एक्सपेरिमेंट था ये आपने 2 या 3 बार रफ नोटबुक के ऊपर करना है और मुझे डीएम करना है, मैसेज कर देना पर्सनल। पर मेरे पास आई थिंक सो कुछ बच्चों के ही आए, थोड़े से बच्चों के ही आए, मोस्टली किसी ने नहीं किया। ठीक है जी? क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? क्लियर? तो ये था मेरे पास जो चैप्टर हमने सेकंड अब तक किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ पढ़ के, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम आप इसके क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब करेंगे।